उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु विषुवत वृत्त के निकट पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, पश्चिमी विषुवतीय अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप हैं। वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज और बौछारों के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। तापमान समान रूप से ऊंचा और वार्षिक तापांतर नगण्य होता है। किसी भी दिन अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। इस जलवायु में सघन वितान तथा व्यापक जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन मतलब जो हमेशा ही हरे भरे रहते हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, जिसको ए कैपिटल और स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भारी वर्षा अधिकतर गर्मियों में होती है। शीत ऋतु शुष्क होती है। जलवायु में इस प्रकार का विस्तृत जलवायुवीय वितरण भारत भौतिक पर्यावरण एनसीईआरटी 2006 में दिया गया है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। इस बुक को ख़त्म करने के बाद हम इसी को पढ़ेंगे। 11th का जो ये वाला बुक है भारत भौतिक पर्यावरण। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, जिसको कैपिटल ए स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु कैपिटल ए एफ द्वारा प्रकार के जलवायु प्रदेशों के उत्तर और दक्षिण में पाई जाती है। इसकी सीमा महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु के साथ पूर्वी भाग में CF तथा CW प्रकार की जलवायु के साथ पाई जाती हैं। विस्तृत कैपिटल AW जलवायु दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राजील के वनों के उत्तर तथा दक्षिण में बोलिविया और पराग्वे के निकटवर्ती भागों तथा सूडान और मध्यवर्ती अफ्रीका के दक्षिण में पाई जाती हैं। इस जलवायु में वार्षिक वर्षा कैपिटल AF तथा कैपिटल AM जलवायु प्रकारों की अपेक्षा काफी कम तथा विचरणशील है। आर्द्र ऋतु छोटी और शुष्क ऋतु भीषण लंबी होती है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है और शुष्क ऋतु में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होती है। इस जलवायु में पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी घास भूमियां पाई जाती हैं। अब दूसरा पढ़ते हैं दूसरे ग्रुप के बारे में, जिसका नाम है शुष्क जलवायु और ग्रुप बी के अंतर्गत आता है। ये शुष्क जलवायु की विशेषता अत्यंत न्यून वर्षा है, जो पादपों की वृद्धि के लिए प्राप्त नहीं होती। यह जलवायु पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर पाई जाती है, जो विषुवत वृत्त से 15 से 60 उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के बीच विस्तृत है। 15 से 30 अंश के निम्न अक्षांशों पर यह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र में पाई जाती है, जहां तापमान का अवतलन और उत्क्रमण वर्षा नहीं होने देते। महाद्वीपों के पश्चिमी सीमाओं पर ठंडी धाराओं के आसन्न क्षेत्र, विशेषतः दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर यह जलवायु विषुवत वृत्त की ओर अधिक विस्तृत है और तटीय भाग में पाई जाती है। मध्य अक्षांशों में विषुवत वृत्त से 35 से 60 उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश के बीच यह जलवायु महाद्वीपों के उन आंतरिक भागों तक परिरूप्त हैं जहां पर्वतों से घिरे होने के कारण प्रायः समुद्री आर्द्र पवनें नहीं पहुंच पाती हैं। शुष्क जलवायु को स्टेपी अथवा
अर्ध शुष्क जलवायु और मरुस्थल जलवायु में विभाजित किया जाता है। 3 प्रकार के भागों में बांटा जाता है, स्टेपी अथवा 2 प्रकार के स्टेपी अथवा अर्ध शुष्क जलवायु, जिसको बी और कैपिटल एस से करते हैं रिप्रेजेंट, और मरुस्थल जलवायु जिसमें बी और कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे आगे 15 अंश से 35 अंश अक्षांशों के बीच उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी और उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में बांटा जाता है। अगर इसको आगे बांटा जाए तो फिर उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी और उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में बांटा जाता है। 35 से 60 अक्षांशों के बीच इसे मध्य अक्षांशीय स्टेपी तथा मध्य अक्षांशीय मरुस्थल में विभक्त किया जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी एवं उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी और उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जलवायु में वर्षण तथा तापमान के लक्षण एक समान होते हैं। आर्द्र और शुष्क जलवायु के संक्रमण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु में मरुस्थल जलवायु की अपेक्षा वर्षा थोड़ा ज़्यादा होता है, जो विरल घास भूमियों के लिए पर्याप्त होती है। वर्षा दोनों की जलवायु में परिवर्तनशीलता होती है। वर्षा की परिवर्तनशीलता मरुस्थल की अपेक्षा स्टेपी में जीवन को अधिक प्रभावित करती है। इससे कई बार अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है और मरुस्थलों में वर्षा थोड़ी किंतु गरज के साथ तीव्र बौछार के रूप में होती है, जो मृदा में नमी पैदा करने में अप्रभावी सिद्ध होती है। ठंडी धाराओं के संपर्क में तापमान लगते तटीय मरुस्थलों में कोहरा एक आम बात है। ग्रीष्म काल में अधिकतम तापमान बहुत ऊंचा होता है। लीबिया के अल अजीजिया में 13 दिसंबर 1922 को उच्चतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यहाँ पे लीबिया के अल अजीजिया में। इस जलवायु में वार्षिक और दैनिक तापांतर भी अधिक पाए जाते हैं। कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु 30 से 50 अक्षांशों के मध्य मुख्यतः महाद्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी सीमांतों पर विस्तृत है। इस जलवायु में सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु कोष्ण और शीत ऋतु मृदुल होती है। इस जलवायु को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। एक है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, अर्थात सर्दियों में शुष्क तथा गर्मियों में उष्ण और भूमध्य सागरीय। तीसरा है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, अर्थात शुष्क ऋतु की अनुपस्थिति तथा मृदु शीत ऋतु और समुद्र पश्चिमी तटीय जलवायु। अब इसको एक एक देखते हैं। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कर्क और मकर रेखा से ध्रुवों की ओर मुख्यतः भारत के उत्तरी मैदान और दक्षिणी चीन के आंतरिक मैदानों में पाई जाती है। यह जलवायु w जैसी है, केवल इतना अपवाद है कि इसमें सर्दियों का तापमान कोष्ण रहता है। भूमध्य सागरीय जलवायु, जिसको कैपिटल Z s से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर तथा उपोष्ण कटिबंध से 30 से 40 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती है। मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम तट इसके उदाहरण हैं। ये क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब तथा शीत ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं। इस प्रकार उष्ण और शुष्क गर्मियाँ तथा मृदु एवं वर्षा युक्त सर्दियाँ इस जलवायु की विशेषताएं हैं। ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा शीत ऋतु में 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। वार्षिक वर्षा 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच में होता है। अगला है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, कैपिटल CFA। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती है और इस प्रदेश में वायुराशियाँ प्रायः अस्थिर रहती हैं। वायुराशियाँ प्रायः कैसी रहती हैं? अस्थिर रहती हैं और पूरे वर्ष वर्षा करती हैं।
यह जलवायु पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी तथा पूर्वी चीन, दक्षिणी जापान, उत्तर पूर्वी अर्जेंटीना, तटीय दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है। औसत वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच रहता है। ग्रीष्म ऋतु में तड़ित झंझा और शीत ऋतु में वाताग्रीय वर्षण सामान्य विशेषताएं हैं। ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जाड़ों में यह 5 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दैनिक तापांतर बहुत कम होता है। समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु कैपिटल CFB से रिप्रेजेंट करते हैं समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु जो है। और समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागरीय जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, उत्तरी कैलिफोर्निया, दक्षिणी चीन, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यहाँ समुद्री प्रभाव के कारण तापमान मध्यम होते हैं और शीत ऋतु में अपने अक्षांशों की तुलना में कोष्ण होते हैं। गर्मी के महीनों में औसत तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 4 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वार्षिक और दैनिक तापांतर कम पाया जाता है। वर्षण साल भर होता है, लेकिन यह सर्दियों में अधिक होती है। वर्षण 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच घटती बढ़ती रहती है। अगला है शीत हिमवन जलवायु डी। ये पूरा ग्रुप है अगला डी ग्रुप, जिसमें शीत हिमवन जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। शीत हिमवन जलवायु उत्तरी गोलार्ध में 40 से 70 अक्षांशों के बीच यूरोप, एशिया, उत्तर अमेरिका के विस्तृत महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शीत हिमवन जलवायु को 2 प्रकारों में विभक्त किया जाता है। एक है कैपिटल DF आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु और कैपिटल D शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु। उच्च अक्षांशों में सर्दी की उग्रता अधिक मुखर होती है। आर्द्र जड़ों से युक्त ठंडी जलवायु, आर्द्र जड़ों से युक्त ठंडी जलवायु, इसमें हम पहला पढ़ रहे हैं कैपिटल D और f। आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु तथा मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। जाड़े ठंडे और बर्फीले होते हैं। तुषार मुक्त ऋतु छोटी होती है। वार्षिक तापांतर अधिक होती है। मौसमी परिवर्तन आकस्मिक और अल्पकालिक होते हैं। ध्रुवों की ओर सर्दियां अधिक उग्र होती हैं। शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु कैपिटल DW। शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु, एक था आर्द्र जाड़ों से युक्त, एक था शुष्क जाड़ों से युक्त। तो शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु मुख्यतः उत्तर पूर्वी एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। जाड़ों में प्रतिचक्रवात का स्पष्ट विकास तथा ग्रीष्म ऋतु में उसका कमजोर पड़ना इस क्षेत्र में पवनों के प्रत्यावर्तन का मानसून जैसी दशाएं उत्पन्न करते हैं। और ध्रुवों की ओर गर्मियों में तापमान कम होते हैं और जाड़ों में तापमान अत्यंत न्यून होती है। कुछ स्थान तो ऐसे भी हैं जहां वर्षा के 7 महीनों तक तापमान हिमांक बिंदु से कम रहता है। वार्षिक वर्षा कम होती है जो 12 से 15 सेंटीमीटर के बीच होती है। अब अगला ग्रुप है ई ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु 70 अक्षांश से परे ध्रुवों की ओर पाई जाती है। ध्रुवीय जलवायु को 2 प्रकारों में बांटा जाता है। एक है टुंड्रा, जिसको E और ET, और हिमटोपी अर्थात EF। टुंड्रा जलवायु ET। टुंड्रा जलवायु का नाम काई, लाइकेन, पुष्पी पादप जैसे छोटे वनस्पति प्रकारों के आधार पर रखा गया है। यह स्थायी तुषार का प्रदेश है जिसमें अधोमुखी अस्थायी रूप से जमी रहती हैं। ठीक है, अधोम भूमि अस्थायी रूप से कैसी रहती हैं, जमी रहती हैं। और लघु वर्धन काल और जलाकांती छोटी वनस्पतियों का ही पोषण कर पाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में टुंड्रा प्रदेशों में दिन के प्रकाश की अवधि लंबी होती है। फिर इसी में है हिमटोप जलवायु। हिमटोप जलवायु
तो हिमटोप जो हिमटोप जलवायु था, हिमटोपी वाला जलवायु, तो हिमटोप जलवायु ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के आंतरिक भागों में पाई जाती है। गर्मियों में भी तापमान हिमांक से नीचे रहता है, गर्मियों में भी हिमांक से नीचे रहता है। और इस क्षेत्र में हिमांक का मतलब जिस तापमान पर जो है वो कोई भी लिक्विड या फिर जल कहें, जल जम जाता है तो उसको हिमांक कहते हैं। तो हमेशा ही गर्मियों में भी हिमांक से नीचे रहता तापमान है। इस क्षेत्र में वर्षा थोड़ी मात्रा में होती है। तुषार एवं हिम एकत्रित होते जाते हैं, जिनका बढ़ता हुआ दबाव हिम परतों को विकृत कर देता है। हिम परतों के टुकड़े आर्कटिक और अंटार्कटिक जल में खिसक कर प्लावी हिमशैलों के रूप में तैरने लगते हैं। अंटार्कटिक में 79 अंश दक्षिण अक्षांश पर प्लेट्यू स्टेशन पर भी यही जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अब है उच्च भूमि जलवायु, एक अलग अपना ग्रुप है इसका। उच्च भूमि जलवायु भौम्याकृत द्वारा नियंत्रित होती है, मतलब ऊंचे पर्वतों में थोड़ी थोड़ी दूरियों पर मध्यमान तापमान में भारी परिवर्तन पाए जाते हैं। उच्च भूमियों में वर्षण के प्रकारों और उनकी गहनता में भी स्थानिक अंतर पाए जाते हैं। पर्वतीय वातावरण में ऊंचाई के साथ जलवायु प्रदेशों के स्तरिक ऊर्ध्वाधर कटिबंध पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने पढ़ लिया, इसको आपको फिर से रिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़े से टेक्निकल वर्ड यूज ज़्यादा किए गए हैं। तो जब आप 2-3 बार इसको अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ रिपीट करेंगे तो आपको इसके शब्दावली और इसके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठने लगेंगे। अब हम आते हैं आगे, एक नया सेगमेंट जो इसी चैप्टर का है, जिसका नाम है जलवायु परिवर्तन। जिस प्रकार की जलवायु का अनुभव हम अब कर रहे हैं वह थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ विगत 10,000 वर्षों से अनुभव की जा रही है। अपने प्रादुर्भाव से ही पृथ्वी ने जलवायु में अनेक परिवर्तन देखे हैं। भूगर्भिक अभिलेखों से हिमयुग और अंतर हिमयुगों में क्रमशः परिवर्तन की प्रक्रिया परिलक्षित होती है। भू आकृतिक लक्षण विशेषतः ऊंचाइयों और उच्च अक्षांशों में हिमानियों के आगे बढ़ने व पीछे हटने के शेष चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों का निक्षेपण उष्ण और शीत युगों के होने को उजागर करता है। वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले वलय भी आर्द्र और शुष्क युगों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। ठीक है, कोई भी वृक्ष काटोगे तो उसमें एक वलय सर्कल बनता है जो कि आर्द्र और शुष्क युगों की उपस्थिति को संकेत देते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख भी जलवायु की अनिश्चितता का वर्णन करते हैं। ये सभी साक्ष्य इंगित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक और सतत प्रक्रिया है। भारत में भी आर्द्र और शुष्क युग आते जाते हैं। पुरातत्व खोजें दर्शाती हैं कि ईसा से लगभग 8,000 वर्ष पूर्व राजस्थान मरुस्थल की जलवायु आर्द्र और शीतल थी। ईसा से 3000 से 1700 वर्ष पूर्व यहाँ वर्षा अधिक होती थी। लगभग 2000 से 1700 वर्ष ईसा पूर्व यह क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का केंद्र था। शुष्क दशाएं तभी से गहन हुई। लगभग 50 करोड़ से 30 करोड़ वर्ष पहले भूवैज्ञानिक काल के कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन तथा सिल्वरियन युगों में पृथ्वी गर्म थी। प्लीस्टोसीन युगांतर के दौरान हिमयुग और अंतर हिमयुग अवधियां रही हैं। अंतिम प्रमुख हिमयुग आज से 18,000 वर्ष पूर्व था। वर्तमान अंतर हिमयुग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। फिर है अभिनव पूर्व काल में जलवायु। सभी कालों में जलवायु परिवर्तन होते रहे हैं। पिछली शताब्दी के 90 के दशक में चरम मौसमी घटनाएं घटित हुई हैं।
1990 के दशक में शताब्दी का सबसे गर्म तापमान और विश्व में सबसे भयंकर बाढ़ों को दर्ज किया गया। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित साहेल प्रदेश में 1967 से 1977 के दौरान आया विनाशकारी सूखा ऐसा ही एक परिवर्तन था। 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान के दक्षिण पश्चिम भाग में, जिसे धूल का कटोरा कहा जाता है, भीषण सूखा पड़ा। फसलों की उपज अथवा फसलों के विनाश, बाढ़ों तथा लोगों के प्रवास संबंधित ऐतिहासिक अभिलेख परिवर्तनशील जलवायु के प्रभावों के बारे में बताते हैं। यूरोप अनेकों बार उष्ण, आर्द्र, शीत एवं शुष्क युगों से गुजरा है। इनमें से महत्वपूर्ण प्रसंग 10वीं और 11वीं शताब्दी की उष्ण और शुष्क दशाओं का है, जिसमें वाइकिंग कबीले ग्रीनलैंड में जाकर के बसे थे। यूरोप ने सन 1550 से सन 1850 के दौरान लघु हिम युग का अनुभव किया। 1850 से 1940 तक विश्व के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है और 1940 के बाद तापमान में वृद्धि की दर घटी है। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या क्या हैं? देखिए, जलवायु परिवर्तन के अनेक कारण हैं। इन्हें खगोलीय या पार्थिव कारणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। खगोलीय कारणों का संबंध सौर कलंकों की गतिविधियों से उत्पन्न सौरिक निर्गत ऊर्जा में परिवर्तन से है। सौर कलंक सूर्य पर काले धब्बे होते हैं जो एक चक्रीय ढंग से घटते बढ़ते हैं। कुछ मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सौर कलंकों की संख्या बढ़ने पर मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है और तूफानों की संख्या बढ़ जाती है। सौर कलंकों की संख्या घटने से उष्ण और शुष्क दशाएं उत्पन्न होती हैं। यद्यपि ये खोजें आंकड़ों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। एक अन्य खगोलीय सिद्धांत मिलैंकोविच दोलन है। मिलैंकोविच दोलन भी है एक खगोलीय सिद्धांत जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के कक्षीय लक्षणों में बदलाव के चक्रों, पृथ्वी की डगमगाहट और पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तनों के बारे में अनुमान लगाता है। ये सभी कारक सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्य तप में परिवर्तन ला देते हैं, जिसका प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। ज्वालामुखी क्रिया जो है जलवायु परिवर्तन का एक अन्य कारण है। ज्वालामुखी उद्भेदन वायुमंडल में बड़ी मात्रा में एरोसोल फेंक देते हैं। ये एरोसोल लंबे समय तक वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सौरिक विकिरण को कम कर देते हैं। हाल ही में हुए पिनाटोबा तथा एल सियोल ज्वालामुखी उद्भेदन के बाद पृथ्वी का औसत तापमान कुछ हद तक गिर गया था। जलवायु पर पड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मानवोद्भावी कारक वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता सांद्रण है। इसमें भूमंडलीय ऊष्मन भी हो सकता है। भूमंडलीय ऊष्मन ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है। वायुमंडल प्रवेशी सौर विकिरण का पारेषण भी करता है, किंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उत्सर्जित होने वाली अधिकतम दीर्घ किरणों को अवशोषित कर लेता है। वे गैसें जो विकिरण की दीर्घ तरंगों को अवशोषण करती हैं, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। वायुमंडल का तापन करने वाली प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी है। ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से ही पृथ्वी गर्म रहता है, जो कि जरूरी है। तापांतर भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से। लेकिन अगर ग्रीन हाउस प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव को हमने समझाया है पीछे, लेकिन एक बार फिर से हम बहुत ही सहज कम शब्दों में समझा देते हैं कि सपोज करो ये पृथ्वी का धरातल है, ठीक है, और यहाँ से शॉर्ट वेव रेडिएशन के माध्यम से विकिरण प्राप्त होते हैं पृथ्वी को। ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी है।
पृथ्वी के धरातल। और ये दिन के समय में ऐसा होता है, सूर्य से मिलती हैं, रात में लॉन्ग वेव रेडिएशन के माध्यम से निकलती हैं, लेकिन जो गैसें हैं, ठीक है, इसे रोक लेती हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन को काफ़ी हद तक रोकती हैं और इसके वजह से पृथ्वी के वातावरण को गर्म करती हैं, ठीक है। तो जो जो गैसें इसके लिए उत्तरदायी हैं उन लोगों को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, और इससे उत्पन्न होने वाला जो प्रभाव है उसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस शब्द का साम्य अनुमान उस ग्रीन हाउस से लिया गया है जिसका उपयोग ठंडे इलाकों में ऊष्मा का परिरक्षण करने के लिए किया जाता है। ग्रीन हाउस कांच का बना होता है। कांच प्रवेशी सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है, मगर बहिर्गामी विकिरण की दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी। इस प्रकार कांच अधिकाधिक विकिरण को आने देती है और दीर्घ तरंगों वाले विकिरण को कांच घर से बाहर जाने से रोकता है। इससे ग्रीन हाउस इमारत के भीतर बाहर की अपेक्षा तापमान अधिक जो हो जाता है। जब आप गर्मियों में किसी बंद खिड़कियों वाली कार या बस में प्रवेश करते हैं तो आप बाहर की अपेक्षा अधिक गर्मी अनुभव करते हैं। इसी प्रकार जाड़े में बंद दरवाजे व खिड़कियों वाले वाहन बाहर की अपेक्षा गर्म रहते हैं। यह ग्रीन हाउस प्रभाव का एक अन्य उदाहरण है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं? वर्तमान में चिंता का कारण बनी मुख्य ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और ओजोन O3 हैं। कुछ अन्य गैसें जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है N2O और ये है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और कार्बनिक मोनोऑक्साइड CO आसानी से ग्रीन हाउस गैसों से प्रतिक्रिया करती हैं और वायुमंडल में उनके सांद्रण को प्रभावित करती हैं। किसी भी ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव इसके सांद्रण में वृद्धि के परिमाण, वायुमंडल में इसके जीवन काल और इसके द्वारा अवशोषित विकिरण की तरंग लंबाई पर निर्भर करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अत्यधिक प्रभावी होते हैं। समतापमंडल में परावैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन जब निम्न समतापमंडल में उपस्थित होती हैं तो वह पार्थिव किरण को अत्यंत प्रभावी ढंग से अवशोषित करती हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ग्रीन हाउस गैसों के अणु जितने लंबे समय तक बने रहते हैं, इनके द्वारा लाए गए परिवर्तनों से पृथ्वी के वायुमंडलीय तंत्र को उबरने में उतना अधिक समय लगता है। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण कार्बन डाइऑक्साइड का है। सबसे अधिक किसका सांद्रण? कार्बन डाइऑक्साइड का है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों, तेल, गैस, कोयला के दहन से होता है। वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं, ठीक है। वन अपनी वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, अतः भूमि उपयोग में परिवर्तनों के कारण की गई जंगलों की कटाई भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाती है। अपने स्रोतों में हुए परिवर्तनों से संबंधित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को 20 से 50 वर्ष लग जाते हैं। यह लगभग 0.5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। जलवायवीय मॉडलों में जलवायु में होने वाले परिवर्तनों का आकलन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को पूर्व औद्योगिक स्तर से दोगुना करके किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानवीय गतिविधियों से पैदा होते हैं। ओजोन समताप मंडल में उपस्थित होती हैं, जहां परावैंगनिक किरणों ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती हैं। परावैंगनिक किरणें क्या करती हैं? ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती हैं। इससे परावैंगनिक किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती। समताप मंडल में वाहित होने वाली ग्रीन हाउस गैसें भी ओजोन को नष्ट करती हैं। ओजोन का सबसे अधिक ह्रास अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है,
समताप मंडल में ओजोन का सांद्रण का ह्रास ओजोन छिद्र कहलाता है। ठीक है, यह छिद्र परावैंगनिक किरणों को क्षोभमंडल से गुजरने देता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है क्योटो प्रोटोकॉल, जिसकी उद्घोषणा सन 1997 में की गई थी, सन 2005 में प्रभावी हुई है। इस उद्घोषणा का 441 देशों ने अनुमोदन किया है। क्योटो प्रोटोकॉल ने 35 औद्योगिक राष्ट्रों को परिबद्ध किया कि वे सन 1990 के उत्सर्जन स्तर में वर्ष 2012 तक 5% की कमी लाएं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण में वृद्धि की प्रवृत्ति आगे चलकर पृथ्वी को गर्म कर सकती है। एक बार वायुमंडलीय ऊष्मन के आरंभ हो जाने पर इसे उलटना बहुत मुश्किल होगा। भूमंडलीय ऊष्मन का प्रभाव हर जगह एक समान नहीं हो सकता, तथापि भूमंडलीय ऊष्मन के दुष्प्रभाव जीवन पोषक तंत्र को खूब प्रभावित कर सकते हैं। हिम टोपियों और हिम नदियों के पिघलने से ऊंचा उठा समुद्री जल का स्तर और समुद्र का ऊष्मीय विस्तार तटीय क्षेत्र के विस्तृत भागों और द्वीपों को आप्लवित कर सकते हैं, डुबो सकते हैं। इससे सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। विश्व समुदाय के लिए यह गहरी चिंता का एक और विषय है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने और भूमंडलीय ऊष्मन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रयास आरंभ हो चुके हैं। हमें आशा है कि विश्व समुदाय इस चुनौती का प्रत्युत्तर देगा और एक ऐसे जीवन शैली को अपनाएगा जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संसार रहने लायक रह सकेगा। आज भूमंडलीय ऊष्मन विश्व की प्रमुख चिंताओं में से एक है। आइए देखें कि दर्ज तापमानों के आधार पर यह कितना गर्म हो चुका है। तापमान के उपलब्ध आंकड़े 19वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोप के हैं। इस अध्ययन की संदर्भित अवधि 1961-80 के हैं। इससे पहले व बाद की अवधियों की तापमान की असंगतियों का अनुमान 1960 से 90 की अवधि के औसत तापमान से लगाया जा सकता है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु के औसत वार्षिक तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस है। काल श्रेणी 1961 से 90 के ग्लोब के सामान्य तापमान की तुलना में 1856 से 2000 के दौरान पृथ्वी के धरातल के निकट वार्षिक तापमान में असंगति को दर्शाती है। तापमान के बढ़ने की प्रवृत्ति 20वीं शताब्दी में दिखाई गई थी और 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक तापमान दो अवधियों में हुआ है, 1901 से 1944, 1970 से 1999। इन दोनों में से प्रत्येक अवधि में भूमंडलीय ऊष्मन 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इन दोनों अवधियों के बीच थोड़ा शीतलन भी हुआ, जो उत्तरी गोलार्ध में अधिक निश्चित चिह्नित था। 20वीं शताब्दी के अंत में औसत वार्षिक तापमान का वैश्विक अध्ययन 20वीं शताब्दी में दर्ज किए गए तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था। 1856 से 2000 के दौरान सबसे गर्म साल अंतिम 10 दशक में दर्ज किए गया था। सन 1998 संभवतः न केवल 20वीं शताब्दी का बल्कि पूरी सहस्राब्दी का सबसे गर्म वर्ष था। तो इसी के साथ वो इकाई खत्म होती है और अगला इकाई है 5, जो है जल। अब महासागरों के बारे में पढ़ेंगे और इन महासागरों में भी जलीय चक्र, महासागर, अंतः समुद्री उच्चावच, लवणता, तापमान का वितरण, महासागरीय तरंगें, ज्वार भाटा और धाराएं, ये पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहला अध्याय 13 है महासागरीय जल। क्या आप जल के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक घटक है।
पृथ्वी के जीव सौभाग्यशाली हैं कि यह एक जलीय ग्रह है, अन्यथा हम लोगों का अस्तित्व ही नहीं होता। जल हमारे सौरमंडल का एक दुर्लभ पदार्थ है। सूर्य अथवा सौरमंडल में अन्यत्र कहीं भी जल नहीं है। सौभाग्य से पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति है। हमारे ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। इसीलिए जलीय चक्र, जलीय चक्र क्या होता है भैया? अब एक एक शब्दावली को समझने की कोशिश करिएगा। जलीय चक्र, जल एक चक्रीय संसाधन है जिसका प्रयोग एवं पुनः पुनः प्रयोग किया जा सकता है। जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से महासागर तक पहुंचता है। जलीय चक्र पृथ्वी पर, इसके नीचे व पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जल के संचयन की व्याख्या करता है। जलीय चक्र करोड़ों वर्षों से कार्यरत है और पृथ्वी पर सभी प्रकार का जीवन इसी पर निर्भर करता है। वायु के बाद जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। पृथ्वी पर जल की वितरण असमान है। पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है। बहुत से क्षेत्रों में जल की प्रचुरता है, जबकि बहुत से क्षेत्रों में यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जलीय चक्र पृथ्वी के जलमंडल में विभिन्न रूपों में अर्थात गैस, तरल, ठोस में जल का परिसंचरण है। इसका संबंध महासागरों, वायुमंडल, भूपृष्ठ, अंतःस्थल और जीवों के बीच जल के सतत आदान प्रदान से भी है। ठीक है, तो आप एक बार जल चक्र के लिए जो जलीय चक्र है उसका एक यहाँ पे बनाया गया चित्र, उसको देख सकते हैं। ये महासागर रहा, महासागर से वाष्पीकरण हुआ, महासागर से वाष्पीकरण हुआ और ये बादल बने। बादल फिर कहीं न कहीं गए महाद्वीपों की तरफ, फिर यहाँ संघन हुआ, यहाँ पे बारिश हुई, फिर ठीक है संघन हुआ, वर्षा हुई, फिर नदियों के माध्यम से ये प्रवाहित होकर के फिर महासागरों में पहुँचता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मृदा में जो भेदन है, मतलब ये है कि मृदा के अंदरूनी पार्ट में भी ये रिस करके पहुँचता है भूमिगत जल, जो कि वो अंदर अंदर प्रवाहित होकर के रिस करके दरारों में भी महासागरों में जाता है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, यहीं से पंप लगा के इसको ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, महासागरीय जल हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें सारणी है 13.1। पृथ्वी पर जल का वितरण भी देख लेते हैं। जलाशय, महासागर, ठीक है, सिर्फ प्रतिशत देखते हैं। ये 10 लाख घन किलोमीटर में है, इसको देख सकते हैं। बाकी प्रतिशत हमारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो महासागरों में 97.25% जल पाए जाते हैं। हिमालय और हिमटोपी में पाए जाने वाले जल 2.5% हैं और भूमिगत जल जो है वो 0.68% है। झीलों में 0.01% है और मृदा में नमी जो है 0.005% है। वायुमंडल में 0.001 है और नदी नालों में 0.0001 है और जलमंडल में बहुत ही कम है। जल चक्र के घटक एवं प्रतिक्रियाएं। महासागरों में संग्रहित जल प्रक्रिया क्या है? वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, ऊर्ध्वपातन। वायुमंडल में जल संघनन होता है, वर्षण होता है। हिम और बर्फ में पानी का संग्रहण, हिम पिघलने पर नदी नालों के रूप में बहना। धरातलीय जल बहाव, जलधारा के रूप में ताजा जल संग्रहण एवं जल रिसाव। भौम जल संग्रहण, भौम जल का विसर्जन, झरने। ठीक है, साइड इस 13.1 को देखने के बाद पृथ्वी के धरातल पर जल के वितरण को दर्शाती है और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 71% भाग महासागरों में पाया जाता है। शेष जल ताजे जल के रूप में हिमानियों, हिमटोपी, भूमिगत जल झीलों, मृदा में आर्द्रता, वायुमंडल और सरिताओं और जीवों में संग्रहित हैं। जीवों मतलब हर एक जीव के अंदर भी तो जल है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों और अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिमनदी का रूप ले लेता है।
उल्लेखनीय है कि पृथ्वी पर नवीकरण योग्य जल निश्चित मात्रा में है, जबकि मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। इसी कारण विश्व के विभिन्न भागों में स्थानिक एवं कालिक दोनों रूपों में जल का संकट पैदा हो जाता है। नदी जल के प्रदूषण ने इस संकट को और अधिक बढ़ा दिया है। आप जल की गुणवत्ता को कैसे सुधार सकते हैं तथा जल की उपलब्ध मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं, इसको सोचिए। महासागरीय अधस्थल का उच्चावच। महासागर पृथ्वी की बाहरी परत में बृहत गर्तों में स्थित है। इस खंड में हम पृथ्वी के महासागरीय बेसिनों की प्रवृत्ति एवं उनकी भू आकृति का अध्ययन करते हैं। महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे से इतने स्वाभाविक ढंग से विलय हो जाते हैं कि उनका सीमांकन करना कठिन हो जाता है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 5 महासागरों में विभक्त किया है। उनके नाम हैं प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और दक्षिणी महासागर और आर्कटिक। अनेक समुद्र, खाड़ियां, गल्फ और अन्य निवेशिकाएं इन 5 बड़े महासागरों के भाग हैं। महासागरीय अधस्थल का मुख्य भाग समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाए जाते हैं। महासागरों के जल के नीचे की भूमि अर्थात महासागरीय अधस्थल, जिसको महासागरीय नीतल भी बोलते हैं, भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जटिल और विभिन्न प्रकार के लक्षणों को दर्शाती है। चित्र 13.2 को देखिए। महासागरों के तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, सबसे गहरे गर्त एवं सबसे बड़े मैदान होने के कारण ये उबड़ खाबड़ होते हैं। महाद्वीपों पर पाए जाने वाले लक्षणों की तरह ये लक्षण भी विवर्तनिक, ज्वालामुखी और निक्षेपण की क्रियाओं से बनते हैं। महासागरीय अधस्थल का विभाजन। महासागरीय अधस्थल जहाँ भी लिखा जाएगा उसका मतलब उसकी सागर के नीतल की बात चल रही है, ठीक है। महासागरीय अधस्थल को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। एक है महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्रीय मैदान और महासागरीय गभीर। इस विभाजन के अतिरिक्त महासागरीय तली पर कुछ बड़े और कुछ छोटे उच्चावच संबंधित लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कटकें, पहाड़ियाँ, समुद्री टीला, निगम्न द्वीप, खाड़ियाँ और खड्ड आदि। महाद्वीपीय शेल्फ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं महाद्वीपीय शेल्फ क्या होता है। तो ये महासागर का हिस्सा है, महासागर अधस्थल का पार्ट है, भले इसका नाम महाद्वीपीय शेल्फ है। महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है, जो अपेक्षाकृत उथले समुद्री और खाड़ियों से घिरा होता है। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है, जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। मतलब जो ढलान होता है वो 1 डिग्री से भी कम होता है या फिर 1 डिग्री होता है। यह शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त हो जाती है। ये मंद ढाल धीरे धीरे जहाँ पे तेज ढाल हो जाता है वहीं पे इसको फिर हम महाद्वीपीय शेल्फ नहीं कहते हैं, जिसे शेल्फ अवकाश कहा जाता है। महाद्वीपीय शेल्फों की चौड़ाई एक महासागर से दूसरे महासागर में भिन्न होती है। महाद्वीपीय शेल्फों की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है। कुछ सीमांतों के साथ शेल्फ नहीं होते अथवा अत्यंत संकीर्ण होते हैं, जैसे कि चिली के तट तथा सुमात्रा के पश्चिमी तट इत्यादि। यहाँ पे महाद्वीपीय शेल्फ नहीं देखने को मिलते हैं, और वहाँ पे आपको महाद्वीपीय शेल्फ नहीं देखने को मिलेंगे जहाँ पे समुद्र से लगा हुआ कोई बहुत ही कठोर चट्टान है, तो वहाँ पे ये शेल्फ नहीं देखने को मिलते हैं। इसके विपरीत आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व की सबसे बड़ा शेल्फ है, जिसकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर है। शेल्फ की गहराई भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ क्षेत्रों में यह 30 मीटर और कुछ क्षेत्रों में यह 600 मीटर गहरी होती है। महाद्वीपीय शेल्फों पर अवसादों की मोटाई भी अलग अलग होती है। ये अवसाद भूमि से नदियों, हिम नदियों तथा
पवन द्वारा लाए जाते हैं और तरंगों तथा धाराओं द्वारा वितरित किए जाते हैं। महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्मी ईंधन के स्रोत बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो चित्र है, इसमें जहाँ से महाद्वीप खत्म होता है, ये रहा, ठीक है, ये एक हिस्सा है। तो इसमें जो शेल्फ का विभाजन है, जहाँ पे ये ढाल नहीं है, बहुत तेज शुरू हुआ है, ठीक है, वो महाद्वीपीय शेल्फ विभंग है। और उसके बाद फिर गर्त आ जाता है, महासागरीय गर्त है, फिर ढाल आ जाता है, महाद्वीपीय ढाल, ठीक है। और यहाँ से महाद्वीपीय उभार है, जहाँ से महासागरीय मैदान और महाद्वीपीय ढाल को मिलाने वाली रेखा है, ठीक है। ये है महाद्वीपीय किनारा। तो आप देख सकते हैं महाद्वीपीय शेल्फ, ठीक। और इसमें डिप्रेशन, जहाँ पे इसमें महासागरीय नीतल में गहराई पाई जाती है, तो उसको गंभीर समुद्री खाई कहते हैं। और वितलीय मैदान जो है, जैसे हमारे गंगा का मैदान है, वैसे ही मैदान जो समतल पार्ट है, सबसे अधिक पार्ट, तो उसको ही हम मैदान कहते हैं। पहाड़ियाँ इसमें भी होती हैं अंदर के पार्ट में, ठीक है। और यहाँ पे निगम पहाड़ियाँ हैं, समुद्री टीला हैं, मतलब वो सब संरचनाएं लगभग देखने को मिल जाती हैं जो महाद्वीपों के बाहरी भागों में होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कटक बनते कैसे हैं। ये ज्वालामुखी प्रक्रिया है जो ये दर्शा रहा है, ज्वालामुखी के द्वारा ये बार बार निकलता है और प्लेट टेक्टोनिक की मूवमेंट की वजह से तो ये कहीं ना कहीं छोर जो है वो बदलता रहता है, और इसके लिए ये छोटे छोटे अलग अलग एक कटक पहाड़ी की तरह बनता है, छोटी पहाड़ी, उसी को रिफ्ट कहते हैं, उसी को कटक कहते हैं। इसको मध्य महासागरीय कटक कहते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं अटलांटिक महासागर में एक बहुत बड़ा कटक है। आगे हम लोग देखते हैं महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय ढाल महासागरीय बेसिनों और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ती है। मतलब ये है कि जहाँ पे महासागरीय बेसिन और महाद्वीपीय शेल्फ मिलते हैं, ठीक है, उसके बीच में ही होता है महाद्वीपीय ढाल। इसकी शुरुआत वहाँ होती है जहाँ महाद्वीपीय शेल्फ की तली तीव्र ढाल में परिवर्तित होती है, वहीं से महाद्वीपीय ढाल शुरू हो जाता है। और ढाल वाले प्रदेश की प्रवणता 2 से 5 डिग्री के बीच होती है। ढाल वाले प्रदेश की गहराई 200 मीटर से 300 मीटर के बीच होती है, 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच होती है। ढाल का किनारा महाद्वीपों की समाप्ति को इंगित करता है। इसी प्रदेश में कैनियन अर्थात गंभीर खड्ड एवं खाइयाँ दिखाई देती हैं। फिर है गंभीर सागरीय मैदान। गंभीर सागरीय मैदान महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। ये विश्व के सबसे चिकने तथा सबसे सपाट भाग हैं। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। ये मैदान महीन कणों वाले अवसादों जैसे मृत्तिका एवं गाद से ढके होते हैं। महासागरीय गर्त, ये महासागरों के सबसे गहरे भाग हैं, महासागरीय गर्त। और ये गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारों वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं। अपने चारों ओर की महासागरीय तली के अपेक्षा ये 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे होते हैं। ये महाद्वीपीय ढाल के आधार व महाद्वीपीय चापों के पास स्थित होते हैं एवं सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। यही कारण है कि ये प्लेटों के संचरण के अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक लगभग 57 गर्तों की खोजा गया है, जिसमें से 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में और 6 हिंद महासागर में हैं। उच्चावच की लघु आकृतियां। ऊपर बताए गए महासागरीय अधस्थल के प्रमुख उच्चावचों के अतिरिक्त कुछ लघु किंतु महत्वपूर्ण आकृतियां महासागरों के विभिन्न भागों में प्रमुखता से पाई जाती हैं। इसमें से है मध्य महासागरीय कटक। एक मध्य महासागरीय कटक पर्वतों की 2 श्रेणियों से बना होता है, जो एक विशाल अवनमन द्वारा अलग
किए गए होते हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर की ऊंचाई 2500 मीटर तक हो सकती है तथा इनमें से कुछ समुद्र की सतह तक पहुंच सकते हैं। इसका उदाहरण है आइसलैंड, जो मध्य अटलांटिक कटक का एक भाग है। समुद्री टीला ये नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है जो समुद्री तली से ऊपर की ओर उठता है किंतु महासागरों के सतह तक नहीं पहुंच पाता। समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये 3000 से 4500 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। और एम्परर समुद्री टीला जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूहों का विस्तार है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। सबसे सपाट जलमग्न कैनियन ये गहरी घाटियां होती हैं जिनमें से कुछ की तुलना कोलोराडो नदी के ग्रैंड कैनियन से की जा सकती है। कई बार ये बड़ी नदियों के मुहाने से आगे की ओर विस्तृत होकर महाद्वीपीय शेल्फ और ढालों को आर पार काटती नजर आती हैं। हडसन कैनियन विश्व का सबसे अधिक जाना माना कैनियन है। फिर है निगम्न द्वीप यह चपटे शिखर वाले समुद्री टीले हैं। इन चपटे शिखर वाले जलमग्न पर्वतों के बनने की अवस्थाएं क्रमिक अवतरण के साक्ष्यों द्वारा प्रदर्शित होता है। अकेले प्रशांत महासागर में अनुमानतः 10,000 से अधिक समुद्री टीले निमग्न द्वीप उपस्थित हैं। फिर है प्रवाल द्वीप। ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों से युक्त निम्न आकार के द्वीप हैं जो कि गहरे अवनमन के चारों ओर से घेरे हुए होते हैं। यह समुद्र अर्थात अनूप का एक भाग हो सकता है या कभी कभी ये साफ खारे और बहुत अधिक जल को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। अब है महासागरीय जल का तापमान। महासागरीय जल का तापमान ये एक अब अलग हो गया टॉपिक। इस खंड में विभिन्न महासागरों में तापमान की स्थानिक एवं ऊर्ध्वाधर भिन्नताओं के बारे में बताया गया है। महासागरीय जल भूमि की तरह सौर ऊर्जा द्वारा गर्म होते हैं। स्थल की तुलना में जल का तापन व शीतलन की प्रक्रिया धीमी होती है क्योंकि इनमें चालन ज्यादा होती है। तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से हैं? एक है अक्षांश। ध्रुवों की ओर प्रवेशी सौर विकिरण की मात्रा घटने के कारण महासागरों के सतही जल का तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता जाता है। फिर है स्थल एवं जल का असमान वितरण। उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा स्थल से बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं। फिर है सनातन पवनें वो जो स्थायी पवनें होती हैं, हमेशा चलती हैं लगभग। तो स्थल से महासागरों की तरफ बहने वाली पवनें महासागरों के सतही गर्म जल को तट से दूर धकेल देती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप नीचे का ठंडा जल ऊपर की ओर आ जाता है, जिसको उत्प्लावन बोलते हैं। परिणाम स्वरूप तापमान में देशांतरीय अंतर आता है। इसके विपरीत अभितटीय पवनें गर्म जल को तट पर जमा कर देती हैं, जिससे तापमान बढ़ जाता है। महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि ठंडी धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्रों में तापमान को घटा देती हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट और यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि लेब्राडोर धारा जो ठंडी जलधारा है उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के नज़दीक के तापमान को कम कर देती है। ये सभी कारक महासागरीय धाराओं के तापमान को स्थानिक रूप से प्रभावित करते हैं। निम्न अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित
समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होती है, जबकि उच्च अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा कम होती है। तापमान का ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वितरण। महासागरीय जल की तापीय गहराई का पार्श्व चित्र यह दिखाता है कि बढ़ती हुई गहराई के साथ तापमान कैसे घटता है। पार्श्व चित्र महासागर के सतही जल और गहरी परतों के बीच सीमा क्षेत्र को दर्शाता है। यह सीमा समुद्री सतह से लगभग 100 से 400 मीटर नीचे प्रारंभ होती है एवं कई सौ मीटर नीचे तक जाती है। वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है ताप प्रवणता अर्थात थर्मोक्लाइन कहलाता है। जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन के नीचे पाया जाता है। इस क्षेत्र में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। मध्यम निम्न अक्षांश में महासागरों के तापमान की संरचना को सतह से तली की ओर 3 परतों वाली प्रणाली के रूप में समझाया जा सकता है। पहली परत गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत होती है जो लगभग 500 मीटर मोटी होती है और इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह परत पूरे वर्ष उपस्थित रहता है, जबकि मध्य अक्षांशों में यह केवल ग्रीष्म ऋतु में विकसित होता है। दूसरी परत, जिसे ताप प्रवणता अथवा थर्मोक्लाइन परत कहा जाता है, पहली परत के नीचे स्थित होता है। इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट आती है। यहाँ थर्मोक्लाइन की मोटाई 500 से 1000 मीटर तक होती है। तीसरी परत बहुत अधिक ठंडी होती है तथा गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक वृत्तों में सतही जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के निकट होता है और इसीलिए गहराई के साथ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है। यह ठंडे पानी की केवल एक ही परत पाई जाती है जो सतह से गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होता है। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है और यह विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता जाता है। बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान में घटने की दर सामान्यतः प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेल्सियस होती है। औसत तापमान 20 डिग्री अक्षांश पर लगभग 22 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री अक्षांश पर 14 डिग्री सेल्सियस तथा ध्रुवों के नज़दीक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है और इसका सबसे बड़ा कारण है महाद्वीपीय प्रभाव, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की संख्या क्षेत्रफल ज़्यादा है। उच्चतम तापमान विषुवत वृत्त पर नहीं बल्कि इसके कुछ उत्तर की तरफ दर्ज की जाती है और उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान क्रमशः 19 डिग्री सेल्सियस तथा 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यह भिन्नता उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में स्थल एवं जल के असमान वितरण के कारण होती है। चित्र 13.4 में महासागरीय सतह के तापमान के स्थानिक प्रारूप को दिखाया गया है। अगर 13.3 चित्र को ध्यान से देखें तो यहाँ ताप प्रवणता को हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें सबसे अधिक जो प्रभाव रहता है वो ऊपरी सतहों में रहता है। उसके बाद ताप प्रवणता जहाँ से तेज़ी से गिरता है वहाँ पे वो ताप प्रवणता का लाइन कहते हैं थर्मोक्लाइन लाइन। यह तथ्य भली भांति जाना जाता है कि महासागरों के उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर होता है, क्योंकि वे सूर्य की ऊष्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं और यह ऊष्मा महासागरों के निचले भागों में संवहन की प्रक्रिया से पारिषित होती है, फैलती है। परिणाम स्वरूप गहराई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है, लेकिन तापमान के घटने की यह दर सभी जगह समान नहीं होती। 200 मीटर की गहराई तक तापमान बहुत तीव्र गति से गिरता है तथा उसके बाद तापमान घटने की दर कम हो जाती है। महासागरों की सतह के तापमान सेल्सियस का स्थानिक प्रारूप। तो ये रहा 0 अंश अक्षांश रेखा
और इसके उत्तर में महाद्वीपों का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं ज़्यादा है, और यही वजह है कि महासागरों में जो तापमान है वो नॉर्थ अर्थात उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा पाया जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में अपेक्षाकृत कम। ठीक है, आगे चलते हैं। महासागरीय जल की प्रवणता, चाहे वर्षा का जल हो या महासागरों का, प्रकृति में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवण घुले हुए होते हैं। लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सारणी 3.4 को अगर देखें तो इसका परिकलन 1000 ग्राम अर्थात 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक ग्राम में की मात्रा द्वारा किया जाता है। इसे प्रायः प्रति 1000 ग्राम अर्थात प्रति 1000 या पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। समुद्री लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है। 24.7 ग्राम प्रति हजार की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना जाता है। इस सारणी को ध्यान से अगर देखें तो इसमें समुद्री जल में घुले हुए नमक प्रति किलोग्राम जल में नमक का ग्राम, क्लोरीन 18.97 ग्राम, सोडियम 10.74 ग्राम और सल्फेट 2.65 ग्राम। इसी प्रकार मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ब्रोमीन, बोरेट और स्ट्रांटियम है। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण और वर्षण पर निर्भर करती है। तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों द्वारा लाए गए ताजे जल द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने व पिघलने की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होती है। पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करके लवणता को प्रभावित करती है। महासागरीय धाराएं भी लवणता में भिन्नताएं उत्पन्न करने में सहयोग करती हैं। जल की लवणता, तापमान और घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं, इसीलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र हैं मृत सागर, जहाँ पे 238 ग्राम प्रति हजार लवणता है, और टर्की का वान झील 330 ग्राम प्रति हजार ग्राम लवणता है, और ग्रेट साल्ट झील 220 ग्राम प्रति हजार ग्राम लवणता है। लवणता का क्षैतिज वितरण। सामान्य खुले महासागर की लवणता 33 ग्राम प्रति हजार से लेकर 37 ग्राम प्रति हजार के बीच में होता है। चारों तरफ स्थल से घिरे लाल सागर में यह 41 ग्राम प्रति हजार तक होती है, जबकि आर्कटिक एवं ज्वार नदमुख में मौसम के अनुसार लवणता 0 से 35 ग्राम प्रति हजार के बीच में पाई जाती है। गर्म और शुष्क क्षेत्रों में जहां वाष्पीकरण उच्च होता है, कभी कभी वहां की लवणता 70 ग्राम प्रति हजार तक पहुंच जाती है। प्रशांत महासागर में के लवणता में भिन्नता मुख्यतः इसके आकार और बहुत अधिक क्षेत्रीय विस्तार के कारण है। उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भागों में लवणता 35 ग्राम प्रति हजार में से कम हो करके 31 ग्राम प्रति हजार हो जाती है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र का पिघला हुआ जल वहां पहुंचता है। इसी प्रकार 15 से 20 अंश दक्षिणी अक्षांश के बाद यह तक 33 ग्राम प्रति हजार तक घट जाती है। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36 ग्राम प्रति हजार के लगभग है। उच्चतम लवणता 15 अंश से 20 अंश अक्षांश के बीच दर्ज की गई है। अधिकतम लवणता 20 अंश उत्तरी एवं 30 अंश उत्तरी तथा 20 अंश वेस्ट और 60 अंश वेस्ट के बीच में पाई जाती है। यह उत्तर की ओर क्रमिक रूप से घटती जाती है। उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। बाल्टिक समुद्र की लवणता कम होती है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में नदियों का पानी प्रवेश करता है। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है।
काले सागर की लवणता नदियों द्वारा अधिक मात्रा में लाए जाने वाले ताजे जल के कारण कम होती है। काले सागर में हिंद महासागर की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति हजार है। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के जल के मिलने से लवणता की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। इसके विपरीत अरब सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण तथा ताजे जल की कम प्राप्ति के कारण अधिक है। चित्र 13.5 विश्व के महासागरों की लवणता को दर्शाता है। चित्र 13.5 महासागरों में सतही लवणता का वितरण। अगर हम ये देखें मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, इससे लवणता का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात वितरण को देख सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र में हिंद महासागर अगर देखें तो यहाँ अपेक्षाकृत 34-35 रहता है, और वहीं ये लवणता अरब सागर के एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ताजे नदी का पानी का निकास नहीं होता है, और यहाँ पे उच्च वाष्पीकरण भी होता है। यही वजह है। और भी जगहों के बारे में अध्ययन डिटेल से कर सकते हैं। लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण। गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन आता है, लेकिन इनमें परिवर्तन समुद्र की स्थिति पर निर्भर करता है। सतह की लवणता जल के बर्फ या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण बढ़ जाती है, या ताजे जल के मिल जाने से घटती है, जैसा कि नदियों द्वारा होता है। गहराई में लवणता लगभग नियत होती है, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार से पानी का ह्रास या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती। महासागरों के सतही क्षेत्रों एवं गहरे क्षेत्रों के बीच लवणता में अंतर स्पष्ट होता है। कम लवणता वाला जल उच्च लवणता वाला या घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है, स्पष्ट क्षेत्र जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है, में यह तीव्रता से बढ़ती है। लवणता समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करती है तथा महासागरीय जल के स्थिरीकरण को प्रभावित करता है। यदि अन्य कारक स्थिर रहें तो समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाती है। इससे लवणता का स्थिरीकरण हो जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है और हम आप चलते हैं आगे। अगला चैप्टर है महासागरीय जल संचलन। अध्याय 14 महासागरीय जल संचलन। महासागरीय जल स्थिर न होकर गतिमान है। इसकी भौतिक विशेषताएं जैसे तापमान, खारापन, घनत्व तथा बाह्य बल जैसे सूर्य, चंद्रमा और वायु अपने प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान करते हैं। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती हैं। महासागरीय धाराएं व लहरें क्षैतिज गति से संबंधित हैं, ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है, जबकि तरंगें जल की क्षैतिज गति है। धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जल खुद जाता है, जबकि तरंगों में जल गति नहीं करता, लेकिन तरंग के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है। ऊर्ध्वाधर गति महासागरों और समुद्रों में जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने से संबंधित है। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण महासागरीय जल एक दिन में 2 बार ऊपर उठते और नीचे गिरते हैं। अधःस्थल से ठंडे जल का उत्प्रवाह एवं अवप्रवाह। उत्प्रवाह मतलब उत्प्लावन होता है, और अवप्रवाह महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर गति के प्रकार हैं। तरंगे वास्तव में ऊर्जा हैं, जल नहीं, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करते हैं। तरंगों में जलकण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं।
और वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिससे तरंगे उत्पन्न होती हैं। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती हैं तथा ऊर्जा तटरेखा पर निर्मुक्त होती है। सतह जल की गति सतह जो है जल की गति महासागरों के गहरे तल के स्थिर जल को कदाचित ही प्रभावित करती है। जैसे ही एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है, इसकी गति कम हो जाती है। ऐसा गत्यात्मक जल के मध्य आपस में घर्षण होने के कारण होता है तथा जब जल की गहराई तरंग के तरंगदैर्घ्य के आधे से कम हो जाती है, तब तरंग टूट जाते हैं। बड़ी तरंगे खुले महासागर में पाई जाती हैं। तरंगें जैसे ही आगे की ओर बढ़ती हैं, बड़ी होती जाती हैं तथा वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। अधिकतर तरंगे वायु के जल की विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होता है। जब 2 नॉट या उससे कम वाली समीर शांत जल पर बहती है, तब छोटी छोटी उर्मिलाएं अर्थात रिपल्स बनते हैं तथा वायु की गति बढ़ने के साथ ही इनका आकार बढ़ता जाता है। जब तक इनके टूटने से सफ़ेद बुलबुले नहीं बन जाते, तब तक ये घटना चलती है और तट के पास पहुंचने, टूटने तथा सफ़ेद बुलबुले में सर्फ की भांति घुलने से पहले तरंगे हजारों किलोमीटर की यात्रा करती हैं। एक तरंग का आकार एवं आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। युवा तरंगे अपेक्षाकृत ढाल वाली होती हैं तथा संभवतः स्थानीय वायु के कारण बनी होती हैं। कम एवं नियमित गति वाली तरंगों की उत्पत्ति दूरस्थ स्थानों पर होती है, संभवतः दूसरे गोलार्ध में। तरंग के उच्चतम बिंदु का पता वायु की तीव्रता के द्वारा लगाया जाता है, यानी यह कितने समय तक प्रभावी है या उसके क्षेत्र के ऊपर कितने समय से एक ही दिशा में प्रवाहमान है। तरंगों की गति एवं जलीय अणु, तो अगर ये तरंगे बह रही हैं तो ये अगर दाहिने छोर प्रगामी तरंग है तो इसको शीर्ष पतन बोलते हैं, ठीक है, और इसको द्रोणिका उभार बोलते हैं जहाँ पे दबा होता है, और ये जो उभरा हुआ है इसको शीर्ष पतन बोलते हैं, ठीक है। तरंगें गति कर रही हैं क्योंकि वायु जल को प्रवाहित करती हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों के शिखर को नीचे की ओर खींचती हैं। गिरता हुआ जल पहले वाले गर्त को ऊपर की ओर धकेलता है एवं तरंग नए स्थिति की गति करती है। तरंगों के नीचे जल की गति वृत्ताकार होती है। यह इंगित करता है कि आती हुई तरंग पर वस्तुओं का वहन आगे तथा ऊपर की ओर होता है एवं लौटती हुई तरंग पर नीचे और पीछे की तरफ होता है। तरंगों की विशेषताएं। तरंग शिखर एवं गर्त। एक तरंग के उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं का क्रमशः शिखर एवं गर्त कहलाता है। तरंग की ऊंचाई। एक तरंग के गर्त के अधस्थल से शिखर के ऊपरी भाग तक को ऊर्ध्वाधर दूरी है। तरंग आयाम, यह तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। और तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले 2 लगातार तरंग शिखरों और या गर्तों के बीच का समयांतराल होता है तरंग वेग, तरंग काल। और तरंग दैर्घ्य यह 2 लगातार शिखरों या गर्तों के बीच क्षैतिज दूरी है, ठीक है। फिर तरंग गति। जल के माध्यम से तरंग की गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं। इसे नॉट में मापा जाता है। तरंग आवृत्ति। 1 सेकंड के समय अंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या को ही तरंग आवृत्ति कहते हैं। आगे है ज्वार भाटा। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में 1 बार या 2 बार समुद्र तल का नियतकालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। जलवायु संबंधित प्रभावों, वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण जल की गति को
महोर्मी अर्थात सर्ग कहा जाता है। महोर्मी ज्वार भाटा की तरह नियमित नहीं होते। ज्वार भाटाओं का स्थानिक एवं कालिक रूप से अध्ययन बहुत ही जटिल है, क्योंकि इसके आवृत्ति परिमाण एवं ऊंचाई में बहुत अधिक भिन्नता होती है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारक अपकेंद्रीय बल है, जो कि गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर के पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, जबकि विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है। तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। ज्वार उत्पन्न करने वाले बल इन दो बलों के बीच के अंतर हैं, यानी चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण तथा अपकेंद्रीय बल का अंतर। पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट वाले भागों पर अपकेंद्रीय बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। इसीलिए यह बल चंद्रमा की ओर ज्वारीय उभार का कारण है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की दूसरी तरफ कम होता है, क्योंकि यह भाग चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर है तथा यह अपकेंद्रीय बल प्रभावशाली होता है यहाँ पे। अतः यह चंद्रमा से दूर दूसरा उभार पैदा करता है। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण है, जिससे ज्वारीय उभार पैदा होता है। जिससे ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर ये चंद्रमा है ज्वारीय उभार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये तो होगा ही, लेकिन इसी के साथ जब ये ज्वारीय उभार होगा इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से, तो ठीक इसके विपरीत इस तरफ भी ज्वारीय उभार होगा, लेकिन इसका कारण होगा अपकेंद्रीय बल। दो परिणामी ज्वारीय उभार अगर इकट्ठे आप देखेंगे तो दोनों इस तरीके के दिखेंगे। अगर इस लाइन में सूर्य चंद्रमा है जिसपे गुरुत्वाकर्षण बल तेजी से लग रहा है, तो ज्वारीय उभार दोनों तरफ ज्यादा होगा और इसको भाटा कहते हैं। ठीक है, इसको भाटा कहेंगे। सेम काल में दो ज्वार दो भाटा आना बहुत ही स्वाभाविक है। आगे चलते हैं, पहले इस बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। कनाडा में फंडी खाड़ी के ज्वार भाटा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है, क्योंकि वहां पर दो ज्वार एवं दो निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं, लगभग 24 घंटे का समय। अतः एक ज्वार 6 घंटे के भीतर जरूर आता है। अनुमानतः ज्वारीय उभार 1 घंटे में लगभग 2.4 मीटर ऊपर उठता है। इसका मतलब यह हुआ कि ज्वार प्रति मिनट 4 सेंटीमीटर ज़्यादा ऊपर की ओर उठता है। अगर आप समुद्री बीच पर टहलते हुए समुद्री ध्रुव के किनारे पहुंचते हैं, जो प्रायः वहां होते हैं, आप ज्वार देखना ना भूलें। अगर आप 1 घंटे तक वहां हैं, तब आप पाएंगे वहां से आपने शुरू किया था, जहां से आपने शुरू किया था वहां पहुंचने के पहले ही पानी आपके सिर के ऊपर होगा। जहां महाद्वीपीय मग्नतट अपेक्षाकृत विस्तृत है, वहां ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। जहां महाद्वीपीय मग्नतट क्या है, अपेक्षाकृत विस्तृत है। जब ये ज्वारीय उभार मध्य महासागरीय द्वीपों से टकराते हैं, तो इनकी ऊंचाई में अंतर आ जाता है। तटों के पास ज्वारनद या खाड़ियों की आकृतियां भी ज्वार भाटों की तीव्रता को प्रभावित करते हैं। शंक्वाकार खाड़ी ज्वार के परिणाम को आश्चर्यजनक तरीके से बदल देते हैं। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियां तथा ज्वार नदमुखों से गुजरता है, तो उन्हें ज्वारीय धारा कहा जाता है। ज्वार भाटा के प्रकार।
ज्वार की आवृत्ति, दिशा एवं गति में स्थानीय एवं सामयिक भिन्नता पाई जाती है। ज्वार भाटाओं को उनकी वार्ता एक दिन में या 24 घंटे में या इनकी ऊंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा, टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। देखो, अर्धदैनिक ज्वार, सेमी ड्यूरनल, यह सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं। 2 लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई की होती हैं। दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक हो गया ये दैनिक ज्वार, इसमें प्रतिदिन केवल 1 उच्च एवं 1 निम्न ज्वार आता है। उच्च एवं निम्न ज्वार की ऊंचाई समान होती है। मिश्रित ज्वार ऐसे ज्वार भाटा जिसकी ऊंचाई में भिन्नता होती है, इसमें उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। ये ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट तथा प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समूहों पर उत्पन्न होते हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा। जाहिर सी बात है, जैसी स्थिति होगी वैसी उसकी ऊंचाई होगी। तो उच्च ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बृहद ज्वार पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। अब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वारीय उभार अधिकतम होता है। इनको बृहद ज्वार भाटा कहा जाता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण प्रभाव सबसे अधिक लगता है तथा ऐसा महीने में 2 बार होता है, पूर्णिमा के समय और दूसरा अमावस्या के समय। निम्न ज्वार कब आता है? सामान्यतः बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है और इस समय चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। चंद्रमा का आकर्षण सूर्य के दोगुने से अधिक होते हुए भी यह बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के समक्ष धूमिल हो जाता है। चंद्रमा का आकर्षण अधिक इसलिए है क्योंकि वह पृथ्वी के अधिक निकट है। महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो उसको उपभूमि कहते हैं। असामान्य रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न होता है इस समय उपभू पे और इस दौरान ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होता है। जो 2 सप्ताह बाद जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी अर्थात अपभू पे होता है तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है तथा ज्वार भाटा के क्रम उनकी औसत ऊंचाई से कम होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य की निकटतम होती है तो उसको उपसौर कहते हैं और प्रत्येक साल 3 जनवरी के आसपास उच्च एवं निम्न ज्वारों के क्रम भी असामान्य रूप से अधिक न्यून होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होता है तो अपसौर होता है। प्रत्येक 4 जुलाई के आसपास ज्वार के क्रम औसत की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है, ठीक है, तो उसको भाटा अर्थात ईब कहते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है तब उसको भाटा कहते हैं और उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच का समय जब ज्वार ऊपर चढ़ता है तो उसे बहाव या बाढ़ कहा जाता है। ज्वार भाटा का महत्व। चूंकि पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य की स्थिति ज्वार की उत्पत्ति के कारण है और इनकी स्थिति के सही ज्ञान से ज्वारों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यह नौ संचालकों एवं मछुआरों को उनके कार्य संबंधित योजनाओं में मदद करता है। नौ संचालन में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर नदियों के किनारे वाले
पोताश्रय पर, जहाँ ज्वार नदमुख के भीतर, जहाँ प्रवेश द्वार पर छिछले रोधिका होते हैं, जो कि नौकाओं एवं जहाज़ों को पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकते हैं। ज्वार भाटा तलछटों के डिसिल्टेशन में भी मदद करती हैं, मतलब उसको हटाने में मदद करती हैं तलछटों को, तथा ज्वार नदमुख से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में भी मदद करती हैं। ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति, जो कनाडा, फ्रांस, रूस और चीन में किया जा रहा है, विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में भी किया जाता है। एक 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के दुर्गा दुआनी में लगाया जा रहा है। महासागरीय धाराएं। महासागरों में नदी प्रवाह के समान हैं। ये निश्चित मार्ग व दिशा में जल के नियमित प्रवाह को दर्शाते हैं और महासागरीय धाराएं 2 प्रकार के बलों द्वारा प्रभावित होती हैं। पहला प्राथमिक बल, जो जल की गति को प्रारंभ करता है, तथा द्वितीयक बल, जो धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है। प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं वे हैं सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, दूसरा वायु, तीसरा गुरुत्वाकर्षण, तीसरा कॉरियोलिस बल। सौर ऊर्जा से गर्म होकर जल फैलता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। इसके कारण बहुत कम प्रवणता उत्पन्न होता है तथा जल का बहाव ढाल से नीचे की तरफ होता है। महासागर की सतह पर बहने वाली वायु जल को गतिमान करती है। इस क्रम में वायु और पानी की सतह के बीच उत्पन्न होने वाला घर्षण बल जल की गति को प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जल नीचे बैठता है और यह एकत्रित जल दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। कॉरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा के दाहिनी तरफ एवं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ प्रवाहित हो जाती है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, तथा उनके चारों ओर बहाव को वलय कहा जाता है। इसके कारण सभी महासागरीय बेसिनों में बृहत वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न होती हैं। पानी के घनत्व में अंतर भी कारण है। महासागरीय जलधाराओं के ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करती हैं पानी में घनत्व का अंतर। ठीक है, अधिक खारा जल निम्न खारे जल की अपेक्षा ज़्यादा सघन होते हैं और इसी प्रकार ठंडा जल गर्म जल की अपेक्षा अधिक सघन होते हैं। सघन जल नीचे बैठता है जबकि हल्के जल की प्रवृत्ति ऊपर उठने की होती है। ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती हैं जब ध्रुवों के पास वाले जल नीचे बैठते हैं एवं धीरे धीरे विषुवत वृत्त की ओर गति करते हैं। गर्म जल धाराएं विषुवत वृत्त से सतह के साथ होते हुए ध्रुवों की ओर जाती हैं और ठंडे जल का स्थान लेती हैं। तो ये महासागरों के प्रमुख धाराएं हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है, ये पता होना चाहिए। एक बार देख लीजिए 2-4 धाराएं, जैसे ये उत्तरी अटलांटिक देखिए अपवाह है अर्थात धारा है। तो जो इस तरीके से ब्लैक एरो से दिखाया गया है वो सब गर्म जल धाराएं हैं और जो डॉट डॉट से दिखाए गए हैं रेखाएं वो सारे ठंडी जल धाराएं हैं। तो लैब्राडोर धारा कैसी है? लैब्राडोर सागर धारा जो है वो ठंडी जल धारा है। उसी प्रकार गल्फ स्ट्रीम कैसा है? तो गर्म जल धारा है, गर्म जल धारा है। कनारी जो जलधारा है वो कैसा है? वो ठंडी जलधारा है। और उसी प्रकार जो ब्राज़ीलियन धारा है, ब्राज़ील धारा, ये पूरा गर्म है, लेकिन फॉकलैंड धारा यहीं पे है तो वो ठंडी है। ठंडी जलधारा होना किसी भी महाद्वीप के बगल में बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ पे मानसून बड़ा प्रभावित होता है क्योंकि वहाँ पे फिर वाष्पीकरण नहीं होता है। जैसे मोटे तौर पे देखें तो ये जो कनारी धारा है, कनारी धारा यहाँ पे ये है आपका ठंडी धारा। ठंडी धारा यहाँ पे वाष्पीकरण नहीं हो पाता है
और बादल नहीं बन पाते, जिसकी वजह से यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती, इसीलिए एक रेगिस्तान बना हुआ है बहुत बड़ा। अब यहाँ जितना बारिश हो पाता है वो होता है इधर से जा कर के, ठीक है। और यही कारण आप देख लीजिए यहाँ पे भी है, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है यहाँ पे भी रेगिस्तान देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा जहाँ पे होती है वहाँ पे रेगिस्तान बनते हैं, ज़्यादातर मामले में आप यही पाएंगे, ठीक है। बाकी और इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिएगा। आपको अगर कहें क्रोशियो धारा कैसी है तो गर्म जलधारा, फिर लेकिन ओएशियो धारा कैसी है तो ये ठंडी जलधारा है, ठीक है। साथ में अगर उसके जो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा है ये कैसी है, गर्म जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा ये गर्म ठंडी जलधारा है। विषुवत प्रतिधारा और विषुवत धारा, देखिए उत्तरीय विषुवत धारा है ये भी गर्म जलधारा है, और इसके फिर रिपीट भी आता है, इसको विषुवत प्रतिधारा भी कहते हैं, वो भी गर्म जलधारा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए हमबोल्ट धारा है, ठीक है, जो कि पेरू धारा भी कहते हैं इसको, और ये ठंडी जलधारा है। पचमा पानी देखो जितनी भी हैं और यहाँ की धाराएं सब ठंडी जलधारा हैं। हालांकि ये ज़्यादा मौसम को प्रभावित नहीं करती क्योंकि ये खुले महासागर में चल रही हैं, लेकिन जो महाद्वीप हैं वहाँ पे प्रभावित होते हैं जलधारा, और इसीलिए सिर्फ अक्षांश से ही डिसाइड नहीं करता है कि जलधारा कैसा होगा। महाद्वीपों की बनावट और उनसे वायु टकरा करके विभिन्न प्रकार की वो विसंगतियाँ उत्पन्न करते हैं, जिससे वो अपना एक क्षेत्र डेवलप कर लेता है। धाराएं भी जैसे पवन होते हैं वैसे इसी प्रकार धाराएं भी प्रभावित होती हैं। महासागरीय धाराओं के प्रकार। महासागरीय धाराओं को उनकी गहराई के आधार पर ऊपरी या सतही जलधारा, देखो यहाँ सरफेस करंट हुआ है, गहरी जलधारा अर्थात डीप वाटर करंट में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊपरी जलधारा महासागरीय जल का 10% भाग सतही या ऊपरी जलधारा है। यह धाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित है। गहरी जलधारा महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में है। ये जलधाराएं महासागरों में घनत्व व गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती हैं। उत्तरी अक्षांशीय क्षेत्रों में जहां तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है वहां गहरी जलधाराएं बहती हैं, क्योंकि यहां अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की तरफ बैठता है। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर गर्म व ठंडी जलधाराओं में वर्गीकृत किया जाता है। ठंडी जलधाराएं ठंडा जल गर्म जल क्षेत्र में लाती हैं। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। ज़्यादातर मामलों में ऐसा दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांशों में होता है, और उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीप के पूर्वी तट पर बहती हैं। गर्म जलधाराएं गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्र में पहुंचाती हैं और प्रायः महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं, दोनों गोलार्धों के निम्न और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में। उत्तरी गोलार्ध में ये जलधारा उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर भी बहती हैं। प्रमुख महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनों और कॉरियोलिस बल के प्रभाव से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। महासागरीय धाराओं का प्रवाह वायुमंडलीय प्रवाह से मिलता जुलता है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महासागरों पर वायु प्रतिचक्रवात के रूप में बहती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में यह प्रवाह उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होता है। महासागरीय धाराएं भी लगभग इसी के अनुरूप प्रवाहित होती हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में वायु प्रवाह मुख्यतः चक्रवात के रूप में होती हैं, और महासागरीय धाराएं भी इसी के अनुरूप अनुकरण करती हैं। मानसून प्रधान क्षेत्रों में मानसून पवनों का प्रवाह जलधाराओं के प्रवाह को प्रभावित करती हैं, और निम्न अक्षांशों से बहने वाली गर्म धाराएं कॉरियोलिस बल प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती हैं।
महासागरीय धाराएं भी वायुमंडलीय प्रवाह की भांति गर्म अक्षांशों से ऊष्मा को स्थानांतरित करते हैं। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं उष्णकटिबंधीय एवं विषुवत क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होती हैं, जबकि यहाँ का गर्म जलधाराएं ध्रुवों की तरफ जाती हैं। विभिन्न महासागर के प्रमुख जलधाराओं को मानचित्र 14.3 में दर्शाया गया है। आगे देखते हैं, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर में बहने वाली धाराओं की सूची बनाइए। प्रचलित पवन धाराओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसको आप बताइए। ठीक है। महासागरीय धाराओं के प्रभाव। महासागरीय धाराएं मानवीय क्रियाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं। विषुवतीय क्षेत्रों को छोड़कर उनके औसत तापमान अपेक्षाकृत कम होते हैं, वह साथ ही दैनिक व वार्षिक तापांतर भी कम होता है। यहाँ कोहरा छा जाता है। यद्यपि ये क्षेत्र प्रायः शुष्क हैं। मध्यम उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं बहती हैं, पश्चिमी तटों पर, जिनके कारण वहाँ एक अलग अनूठी जलवायु पाई जाती है। और इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत कम वर्षा और शीत ऋतु अपेक्षाकृत मृदु वर्षा होती है। यहाँ वार्षिक तापांतर भी कम होता है। उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों के समानांतर बहती हैं। इसी कारण यहाँ जलवायु गर्म और आर्द्र वर्षा कारक होती हैं। ये क्षेत्र उपोष्णकटिबंध के प्रतिचक्रवातीय क्षेत्रों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है, जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंकटन बढ़ोतरी में सहायक होती हैं, जो मछलियों का मुख्य भोजन है। संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों में हैं, जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं में पाए जाते हैं। अब अगला अध्याय देखेंगे।